मीर की जो अहमियत है उस दौर में, वो जो आने वाला अदब है, आने वाला दौर है, उसे किस तरह से डिसाइड करती है? प्लीज़ सर। शुक्रिया अनस साहब। मीर तकी मीर, हम अगर पंजाबी का मुहावरा इस्तेमाल करें कि बल्ले बल्ले हो रही है आजकल। अच्छा। ये एक तरह की खुशकिस्मती है हमारे सबसे बड़े शायर की कि 300 साल के बाद आखिरकार हमें होश आया कि मीर साहब को याद किया जाए। जैसे इसलिए कि हमने मीर साहब के साथ खासा दो रुखा रवैया अख्तियार कर रखा था। एक तरफ तो हम हमेशा कहते रहे, सारे जितने भी मीर साहब के बाद जितने भी शायर आए, उन्होंने मीर को खुदाए सुखन तस्लीम किया और उनकी उस्तादी को के आगे सर झुकाया, उनको मुस्तनद समझा कि हमारी शायरी का मेयार हैं। लेकिन उनको जानने की और समझने की जैसी कोशिश करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई। अब इसमें कुछ तो मीर साहब का भी कसूर था। अच्छा। उन्होंने जो शायरी की वो एक तो इतनी बहुत सी की, 6 दीवान, तकरीबन 1900 गज़लें और तकरीबन 20,000 शेर, और बिला इंतखाब उसको शाया किया। तो उसके बाद ये कि शेर जो उनके हैं, जिनके बारे में वो ख़ुद कहते हैं कि सरसरी तुम जहान से गुज़रे वरना हर जा जहान दीगर था। वाह। कि सतह पर जो लफ्ज़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मानी का जो समंदर है वो उस सतह से बहुत नीचे है। तो वो अगर आपको तौफीक हो और आप में सलाहियत हो तो आप उस सतह की सादगी के पर्दे को चाक करके अंदर जो मौजें मारता हुआ समंदर है उस तक पहुंच जाइए, वरना अपने घर जाइए। तो मीर ने कोई किसी किस्म की कारी को या सुनने वाले से कोई खुशामद नहीं की कि वो उनको समझो तो तुम रोशन हो गए, नहीं समझो तो अपनी तारीकी में पड़े रहो। ये रवैया मीर साहब का था। तो अब जाहिर है कि वक्त जो है वो अपना खुद उसका भी एक अमल है। तो बेशतर लोगों ने मीर साहब को बहुत गहराई से नहीं पढ़ा। अब इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे कि इसके असबाब क्या थे। लेकिन अब जो बात यहाँ शुरू की थी अनस साहब ने कि उनकी अहमियत क्या है। मीर साहब, अगर आज हम याद कर रहे हैं मीर को कि वो हमारी शायरी के सबसे बड़े शायर हैं उर्दू के, तो मेरा जो इस सिलसिले में महसूस जो करता हूँ मैं और जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, कि वो जब शेर मीर साहब ने कहने शुरू किए तो उससे तकरीबन 50 साल पहले दिल्ली में शायरी शुरू हो गई थी, रेख्ता की शायरी। तो उसके पहले 5-6 शायर गुज़र चुके थे और रेख्ता जो है उस वक्त तक शायरी तो उसमें होने लगी थी, लेकिन अभी तक फ़ारसी का जो साया है उस पर से गया नहीं था। और 1000 साल की रवायत जो फ़ारसी गज़ल की है वो इतनी मुहीब उसका साया था कि वो आम तौर पर लोगों को जो रेख्ता कहते थे उनको अपने आप को एतबार दिलाने में और अपने आप को मुस्तनद कहलाने में फ़ारसी का सहारा लेना पड़ता था। जी। तो सबके लिए ज़रूरी था कि वो अपने आप को साबित करने के लिए कि वो शायर हैं। फ़ारसी में भी शायरी, मीर साहब ने भी फ़ारसी में शायरी की, फ़ायज़ ने की, हातिम ने की, और दूसरे जितने भी आबरू थे सब ने, ये ज़ाहिर करना ज़रूरी था। तो इस आलम में मीर जैसा आदमी पैदा होता है
और उसके पास रेख्ता जैसी ज़बान होती है, जिसके बारे में उस वक़्त तक ये बात कही जा रही थी कि ये गिरी पड़ी ज़बान है, मिट्टी में पड़ी हुई ज़बान है, फारसी के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने उस ज़बान को उसके वही जो मामूली समझे जाने वाले लफ्ज़ थे, उनको इतनी ताकत और इतनी रोशनी और इतनी सलाहियत दे दी कि वो फ़ारसी जैसी बड़ी ज़बान के सामने बहुत एतमाद के साथ और पूरे ख़ुद एतमादी के साथ खड़ी हो सके और उससे आँखें मिला सके। तो किसी भी ज़बान की शायरी को बिल्कुल इब्तिदा में ऐसा शायर मैसर आ जाना जो एक ज़बान के तौर पे उसको मुस्तहकम कर दे, इस्टेब्लिश कर दे, और उसकी शायरी को इतना इस्टेब्लिश कर दे, इतना इनोबल और इतना एनरिच कर दे, और उसका कद इतना बुलंद कर दे कि वो 1000 साल की रवायत के सामने खड़ी हो सके। तो ये इतना बड़ा कारनामा है मीर साहब का कि अगर वो इसके अलावा और बहुत से काम भी किए उन्होंने, ज़बान बनाई और सब कुछ किया। तो पहले बड़े शायर थे जिन्होंने उर्दू में बड़ी शायरी का इम्कान पैदा किया और उर्दू को ये सलाहियत दी कि उसमें हम हर तरह की शायरी कर सकें। तो ये बहुत बड़ी अहमियत है मीर साहब की। ये बड़ी एक अहम पहलू जो था कि मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। अब ये हम ये भी कह सकते हैं जो आज की शायरी है, मीर उसकी भी उसी तरह रहनुमाई कर रहे हैं जो अपने दौर में कर रहे थे। शबीर हुसैन शास्त्री साहब हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना, और ख़ासकर जब एक मुहक्किक और नक़ाद की तरह तो आप बात करते हैं, एक आम इंसान की तरह, और कभी कभी दूर से जब आप किसी तख्लीक़कार को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो जो कैफियत आप पे गुजरती है वो उस पर बहुत मीर तकी मीर, ये नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी गुलाब की, ये पूरी दुनिया को याद है, आपको भी याद। अब आप तक मीर कैसे पहुँचे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जश्न अदब को बहुत मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ कि आपने मीर का भी ख्याल किया। जी, गालिब को तो बहुत शोहरत भी मिली, अभी फ़रत भाई ने बताया भी कि इसमें मीर साहब का भी कुछ वो था, लेकिन जो भी किया आपने, बहरहाल 300 साल के बाद भी आज उनको याद किया तो बड़ी बात की और बहुत डिज़र्विंग चीज़ थी जो हमें करनी चाहिए थी। अभी फ़रत भाई ने कहा कि जो उनकी शायरी थी वो पर्शियन के दौर से निकल कर बाहर आई है। जी, और पहले बड़े शायर हैं और उन्होंने पहले ही दौर में रेख्ता का जो हाल था, बिल्कुल 50 साल के करीब जो बता रहे हैं वो सही यही तखमीना है उसका। तो उस पीरियड में जैसे ये एक शेर उनका जिसमें आपने भी फरमाया कि बिल्कुल सादे अल्फाज को उसको इतनी मीनिंग दे दी कि लोग उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाए। तो मैं शेर अब अर्ज़ करता हूँ, लेकिन 2 बातें मैं कह दूँ कि मेरे ख़्याल से ये कुछ इस तरह का है कि जब क्रिकेट में कोई नौजवान अभी नया आए जी, और आते ही वो फर्स्ट अपीयरेंस में जब अपनी सेंचुरी बना लेता है तो शायद न उतनी तवक्को किसी को थी कि ये इतना बड़ा बैट्समैन निकल जाएगा जी, न शायद उस वक्त का जो उस वक्त का जो दौर था उसके अंदर पर्शियन को माइनस करके उर्दू में या सिर्फ रेख्ता में जो शायरी हो रही थी उससे उनको इतनी तवक्को थी कि वो इसको गहराई तक समझें भी कि भाई इसमें शायद इतनी गहराई हो सकती है। तो कुछ मेरे ख़्याल से जो उस वक्त का जो समाज था, सुनने वाला था। अब जो शेर है, मत सहल हमें जानो जी, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। अब इसमें इंसान निकलते हैं, तो अब इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत सो कॉल्ड गंभीर है जी, या उसमें बड़ी ऐसी कोई पर्सनाइज्ड वर्ड है? लोगों ने इसको इस शेर को मेरे ख्याल से बहुत सहल तरीक़े से समझ लिया जी, जबकि इसके अंदर बहुत गहराई थी। और अभी फ़रत साहब ने कहा कि जो समझे
वो समझे तो गहराइयों में डूबे, जो न समझे तो अपने घर जाए। अब इस शेर में जो कुछ भी उन्होंने कह दिया उसके ऊपर मेरे ख्याल से फ़रद साहब तो घंटों शायद बहस कर सकते हैं और आपको बतला सकते हैं, लेकिन उनके जो अशार हैं उसमें एक बहुत सादा सा शेर है कि जब से ये दिल गया है तब से मीर, जब से ये दिल गया है तब से मीर, चीज़ रखते हैं भूल जाते हैं। वाह। अब ये इतना सादा 300 साल पहले, 300 साल पहले, ये बड़ी बात है। अब ये इतना सादा शेर है कि इस जैसे बहुत अच्छे सुनील गावस्कर ने या सचिन तेंदुलकर ने कब कितनी खूबसूरती से इसको ग्लांस कर दिया, उस ग्लांस की खूबसूरती हम पहचान ही नहीं पाए। वाह। और हमको 300 साल लग गए उस आर्ट को समझते समझते कि अरे ये तो किसके वेस्ट इंडीज़ के सामने मारा था, तो उसकी स्पीड भी बहुत रही होगी और ये टाइमिंग भी बहुत खूबसूरत है। तो आज हमारे समझ में आया कि मीर ने क्या कमाल उस वक्त किया है। तमाम अशार हैं वो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन एक बात जो मेरे ख़्याल से जिसने शायद उनको पॉपुलर होने से उस वक्त रोक लिया, वो ये था कि मीर साहब के अंदर ईगो भी थी और होनी भी चाहिए थी। अच्छा। कोई ऐसी गलत बात नहीं है नेगेटिवली कहा जाए, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है कि शायरों को अपनी बका के लिए और अपनी किताबों को छपवाने के लिए बहुत जगह सलामियाँ भी देनी पड़ी हैं। मीर को वो मंजूर नहीं था। हाँ। तो जाहिर है कि उनकी पॉपुलैरिटी में आने में वक्त लगता ही लगता। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो आपने भी कही कि जो ज़बान थी मीर की, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी गुलाब की सी है, इस कबील के बेशुमार अशारे जो आपको और हमको याद हैं। फरज साहब, उस दौर में अगर हम जाते हैं तो मीर की जो ज़बान है वो क्या अहमियत रखती है? यानी हम 300 साल बाद भी मीर को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। वारदातें जो दिल की वारदात हैं उसे रकम करने के लिए में मीर के अशार की ज़रूरत पड़ती है। तो उस दौर की ज़बान क्या थी? मीर किस तरह से अलग थे ज़बान की सतह पर? नहीं, मीर अलग नहीं थे। मीर तो उसी ज़बान में, उनका तो दावा यही था ना कि जो हम बोलते हैं ज़बान, हम उसी ज़बान को शायरी में जब वो ज़बान इस्तेमाल होती है तो उसका बर्ताव अलग हो जाता है। मतलब वो डिक्शनरी जो के मानी जो होते हैं, लुगत के जो माने होते हैं किसी लफ्ज़ के, वो शायरी में आने के बाद वैसे ही नहीं रहते जिस तरह से जी लुगत में हैं। तो मीर ने तो एक तो ये किया कि उनके यहाँ एक तो असलूब बहुत से हैं। अच्छा। मीर ने जो आज हम जितने भी मुख्तलिफ़ शायरों में जो उसलूब हमें नज़र आते हैं, बयान के जो तरीके नज़र आते हैं, वो सब मीर के यहाँ मौजूद हैं। ये बड़ी बात है। हाँ। तो उस मुसल्लिम सबूत जिसे कहते हैं ना कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मीर साहब जो कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जितने भी बयान के असालीब हैं और अपने ख़यालात के इजहार के लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं, वो सब मुख्तलिफ़ शक्लों में मीर साहब के यहाँ ये एक कदम आगे की बात है मेरे ख्याल में। मुझे लगता है इससे पहले हम कभी इस तरह से नहीं बात। जी सर। तो पहली, अब जैसे सौदा उनसे सीनियर थे जी, और सौदा का रंगा पिट रहा था, 10-12 साल बड़े थे उनसे। लेकिन मीर साहब ने आके एक मशहूर वाक़या है जो तज़किरे में, कुदरतुल्लाह कासिम के तज़किरे में, खुशमार के ज़ेबा में उन्होंने दिया है कि एक उनके जो मामू थे सौतेले खान आरजू जी, उनके यहाँ बैठे थे, तो वो पहुँचे मीर साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी एक सौदा आए थे और एक मतला सुना के गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए। तो उन्होंने मतला सुनाया उनका, तो उसके सामने मीर ने फ़ौरन फिलबदी कहा, हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो अब इस शेर में पहला मिसरा तो एक समझ लीजिए एक स्टेटमेंट है जी कि हमारे सामने, हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया। अब ये शेर कैसे बनता है कि यहाँ थाम थाम,
ये लफ्ज़ को दो बार कहना, ये इसके पहले नहीं मिलता हमें। मीर साहब का उसलूब है ये। बड़ी बात कि एक तो उन्होंने एक फंक्शनलिटी पैदा कर दी, मतलब पहले मिसरे में सिर्फ एक बयान है, दूसरे मिसरे में एक एक्शन आ गया कि बयान का मिसरा जो है उसको इस्टेब्लिश बयान से नहीं किया बल्कि एक्शन से किया। कि दिल सितमज़दा जो था उसको हमने अब थाम किस तरह लिया, ये आप उसके बारे में सोचते रहिए। क्या बात है। वहाँ पर सिर्फ इशारा कर दिया कि ये इस तरह से हमारे पर रद्द-ए-अमल हुआ जब किसी ने, तो क्या क्या चीज़ें याद आ गई, क्या किन किन मरहलों से आप गुजरे हैं, तजुर्बों से गुजरे हैं, वो सब चीज़ें आ गई। तो सिर्फ एक्शन ये काम बहुत किया है मीर ने। कि वो जैसे अब ये है कि वो कहते हैं कि आगे किसी के क्या करें दस्ते तमा दराज, हाँ जी। तो लालच से मांगने भरा हुआ हाथ, किसी के सामने क्या फैलाएं, किसी से मांगने के लिए क्या फैलाएं, कि वो हाथ सो गया है सरहाने धरे 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 धरे, कि वो सो गया कि मतलब वो हो गया, अनकॉन्शियस हो जाता है ना, सुन हो जाता है हाथ नीचे। तो पहले तो इसमें एक्शन क्या है कि सरहाने धरे धरे कैसे, कि एक फ़कीर है, फ़कीराना ज़िंदगी है उसकी, वो बिल्कुल तकिया वकिया उसके पास नहीं है, बिस्तर नहीं है, तो हाथ नीचे रख के सो रहा है वो। तो अब यहाँ पर जो इशारियत है कि ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कैसे सो रहा था, हाथ कैसे सुन पड़ेगा जब वो दब रहा हो, वो दब कैसे रहा है, सर के नीचे वो हाथ आ गया है। तो एक तो तस्वीर खींच दी, इसे कहते हैं जब उर्दू में इसे कहते हैं किनाया, इस्तिआरा बिल किनाया, कि इसमें मेटाफर जो है वो सिर्फ इशारे से वो चीज़ नहीं बयान की जा रही है जो एक्चुअल एक्ट है, सिर्फ इशारा कर दिया कि हाथ सुन पड़ गया। तो ये एक बुनियादी जो काम है कि एक स्टेटमेंट के सामने उसको जक्स्टापोज कर दिया एक एक्शन के साथ, तो उससे असर बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें हमें जो गज़ल की इशारियत है, जो उसकी हिमायत है, सजेशन है सिर्फ कि आप ये चीज़ हुई, आपको उसके बारे में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा रहा है। तो एक तो ये काम मीर साहब ने किया। अब उनके यहाँ आप ये देखें कि रियायत लफ्ज़ी जैसे कहते हैं कि लफ्ज़ों के एक तरतीब से इस्तेमाल करना लफ्ज़ों को। अब ये है जैसे कि मतलब रियायत लफ्ज़ी का ये है कि गज़ल का शेर जो है उसमें कोई और ख़ूबी न हो तो कम से कम रियायत लफ्ज़ी ज़रूरी है, वरना वो शेर बनेगा ही नहीं, कायम नहीं होगा। तो मीर के यहाँ ये तुरफ़ा सन्ना हैं ए मीर ये मौजू तबआ, बात जाती है बिगड़ भी तो बना देते हैं। वाह। तो अब इसमें बिगड़ी बात को बनाना, एक तो ये लेवल है कि मौजू तबा कौन से लोग हैं, एक तो ये कि जो मिसरा मौजू कर लें, बहर में वज़न में शेर कह लें, वो तो मौजू तबा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ मीर साहब जो हैं वो सिर्फ शायरी तक ये बयान महदूद नहीं है, तुरफ़ा सन्ना हैं, तुरफ़ा अजीब व गरीब कारीगर हैं ये लोग जो मौजू तबा हैं। वो लोग बात एक तो बिगड़ गए कि मतलब मिसरा जो है वो बेडब हो रहा था, तो अपनी मौजूनियत तबा के ज़ोर से उन्होंने उस बिगड़ते हुए मिसरे को ठीक कर दिया। एक तो ये सतह पर है। लेकिन यहाँ की सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मौजू तबा हैं, सिर्फ शायरी में नहीं, ज़िंदगी में भी, जिनके सुर एक जगह मतलब जो सुर में हैं, जिनकी ज़िंदगी में सारी आवाज़ें, सारे आमाल, सारी सोचें एक आहंग में हैं। तो ये लोग जो हैं जहाँ भी कहीं कोई बात बिगड़ती है, कोई फसाद पैदा होता है, कोई बेतरतीबी, कोई बदसूरती आती है, तो वो अपनी मौजूनियत तबा के
जोर से उसको क्या ठीक कर देते हैं। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये। अब इसको छोटा सा एक शेर है उनका कि शर्त सलीका है हर एक अम्र में, हर काम में सलीका शर्त है, शर्त सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। वाह। अब इसमें सिर्फ ये रियायत लफ्ज़ी का खेल है कि सलीका जो है मीर के यहाँ बहुत आया है। सलीका जो होता है कि किसी काम को अच्छी तरह से करने का फ़न, कि कोई भी काम आप करें उसमें एक सहूलत हो, उसमें एक स्मूथनेस हो, उसमें एक फ्लूडिटी हो, उसमें एक म्यूज़िकलिटी हो। वो काम जो है अगर हम कहें सुर में है होना, तो हर चीज़ जो है चाहे वो आप बुराई भी कर रहे हों, अगर वो सलीके से कर ली जाए तो वो हुनर बन सकता है। तो ये जो सिखाया है अमीर साहब ने, ये सब ने सीखा है। गालिब ने भी सीखा, दाग ने भी सीखा, नासिर काज़मी ने सीखा, फैज़ ने सीखा। वहीं से ये चीज़ आती है कि बाइनरीज का खेल, कि दो मुतज़ाद मानी के लफ्ज़ों को यकजा लाने से एक गूंज पैदा होती है मानी की। तो ये हमें मीर ने सिखाया। और उनके यहाँ जो बाद में हमारे 20वीं सदी में जो मूवमेंट्स हम देखते हैं वेस्ट में, ख़ास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जो ये क्यूबिज्म आया पेंटिंग में, दादाइज्म आया, इम्प्रेशनिज्म आया, एक्सप्रेशनिज्म आया, ये सारी जो पेंटिंग में आई, फिर शायरी में आ गई, फ्रेंच शायरी में एक सी सरेलिज्म जो है उसमें यह है कि जो सामने शक्लें नज़र आ रही हैं वो शक्लें एक दूसरे में जम हो रही हों। मतलब एक आदमी का चेहरा है, एक किसी जानवर का चेहरा है, आसमान है, ज़मीन है, फूल हैं, ये सारे शक्लें जो हमें साफ साफ अलग अलग नज़र आ रही हैं, वो सब एक दूसरे में मिल जाएं तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। मीर साहब के यहाँ ये सरलिस्टिक शेर भी मौजूद है। ख्याल बंदी जिसे कहते हैं, जो गालिब का जो बहुत बड़ा काम है, जो बेदिल से सीखा उन्होंने और गनी कश्मीरी से सीखा, और जो सबके हिंदी वाले जो फ़ारसी के हिंदुस्तानी शायर हैं, उन्होंने जो कि एक ख़्याल के साथ दूसरा ख़्याल, उसके अंदर तीसरा ख़्याल, इस्तियारा दर इस्तियारा बयान। तो मीर के यहाँ यह भी है कि मिशगान तर को यार के चेहरे पे खोल मीर, वाह। इस आब खस्ता सब्ज़े को टुक आफताब दे। वाह वाह वाह। अब ये कहते हैं कि रोते रोते पलकें जो हैं वो तर हो गई हैं, आंसुओं से भीग गई हैं बिल्कुल। तो इसे यार के चेहरे पे खोल। आब खस्ता सब्ज़ा क्या है? पानी में पड़ा हुआ अगर सब्ज़ा, कोई पत्ती, हरी पत्तियाँ होती हैं, डाल दीजिए, साग डाल दीजिए, पानी में घुल जाएगा, वो बिल्कुल लपटा बन जाएगा। तो ये है पलकें सब्ज़ा हैं और वो आंसुओं में डूब के बिल्कुल वो हो गई हैं, मलीदा बन गया उनका। तो यार के चेहरे पे खोल मीर, इस आब खस्ता सब्ज़े को टुक आफताब दे। महबूब का चेहरा सूरज है, उस धूप में सुखाओ इसको। तो ये मीर क्या है इस तरह का। सर आप ये बताएं कि आप जाहिर है कि जस्टिस रहे हैं और बहुत सारे फैसले भी किए हैं, और हम सब लोग तो जानते हैं कि अदालतों को हम उनकी शायरी की वजह से भी याद रखते हैं। तो मीर के यहाँ भी वो जो दौर था, वो जो तनज़्ज़ुली का दौर था, इंतशार का दौर था, शाह के कोहले जवाहर थी खाके पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयाँ देखी। तो आप किस तरह रिलेट करते हैं मीर को? जस्टिस के कॉन्सेप्ट से तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो अशार मेरे सामने हैं नहीं इस वक्त कि जो मैं जिससे ये कर सकूं। लेकिन एक शेर मुझे ज़रूर अभी याद आ रहा था जब फ़रत साहब ने बताया कि हाथ सिरहाने रखे रखे जी
हो गया है। तो जो इस्तेमाल किया मीर साहब ने दूसरी जगह पे, वो ये है कि भरी आंखें कसू की पूछते जी। गर आस्तीं रखते। फिर वही हाथ है और वही भरी आंखें कसू की पूछते गर आस्तीं रखते, हुई शर्मिंदगी क्या क्या हमें इस दस्ते खाली। वाह। तो जो इस्तेमाल है और उसके साथ जो आपने बताया कि जो एक नक्शा खींचने की बात है कि दस्ते खाली है और आस्तीन नहीं है, और ये भरी आंखें कसू की पूछते, और कसू से फिर एक और एक शेर याद आता है कि आलम कसू हकीम का बांधा तलिस्म है। वाह। आलम कसू हकीम का बांधा तलिस्म है, कुछ हो तो एतबार भी हो कायनात का। वाह। यानी पूरी कायनात को एक तिलिस्म के तौर पे देखना, और एक इमेजिनरी जो इमेज आप अभी बता रहे थे इमेजरी है उसके अंदर, तो वो ये कमाल है उनका। और कोई पहलू ऐसा बचता नहीं है कि जिसके ऊपर मीर का शेर ना हो, और हर मौके के लिए और हर तरह के मसले पे उनका शेर ज़्यादा बिल्कुल ठीक बैठता है। बस ये है कि उसको हम लोगों ने पहचाना देर में, और उनकी किताबें और उनके जो मजमूए हैं वो बहुत देर में हमारे सामने आए, तो वो उस तरह से फेमस नहीं हुए जिस तरह से वो। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी इब्तिदा में कि मीर का ख्याल किया आपने। तो जाहिर है मीर हमारा ख्याल करते रहे अब तक, और अब हमारी जिम्मेदारी है हर दौर में। फरज साहब, ये बारहा कहा जाता है कि फला के यहाँ मीर का रंग है, ये मीर का रंग है, ये मीर की तरह कहते हैं, इन्होंने मीर का रंग इख्तियार कर लिया। तो बहुत सी बातें आप इस पर कर चुके हैं अब तक, तो ये है क्या मीर का रंग? हम बहुत आराम से कह देते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ दो तरह के शेर बहुत ही, अगर मोटी तकसीम की जाए तो एक तो वो शेर जो मजमून पर मबनी होते हैं। जी। मजमून के मतलब क्या कि हमारे यहाँ जो शायरी है गज़ल की, फ़ारसी से लेके और उर्दू में तक, उसमें मजमून होता है, सिचुएशंस होते हैं कुछ। जी। जैसे हम फिल्म लिखते हैं, सीन लिखते हैं कि ये कमरा है, इसमें वक्त सुबह का वक्त है, दो किरदार हैं और ये एक्शन हो रहा है। तो कुछ चीज़ें रसूमियात हैं, कन्वेंशंस हैं जो सारी शायरी में, हर शायरी में है, उर्दू में भी। जी। कि महबूब जो है वो जालिम होता है, महबूब कत्ल कर देता है ज़रा से, चेहरा मतलब उससे ज़रा से जब गुस्ताखी आप कर दीजिए तो तलवार निकाल के और कला कमा कर देता है, और रकीब हरजाई होता है वो। तो ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं और इनको हम इस्तेमाल शायर जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये मजमून की शायरी और दूसरे इश्क़ी अशायर, शिकाना शायरी। जी। तो ये एक तो होता है, ये एक तो जैसा मजमून की शायरी है वो है इमेजिनेशन की शायरी की, और जिसमें एनालॉजी का इस्तेमाल होता है। एनालॉजी क्या मतलब है कि आपने एक चीज़ देखी और उसके पैटर्न पर दूसरी चीज़ें आपने बना दी। तो इमेजिनेशन का काम बुनियादी तौर पे ये होता है, एनालॉजी होती है कि आप एक पैटर्न है उस दूसरे पे। तो यहाँ पर ये अभी याद वो जो मजमून का है, मैंने बाद में एक शेर सुनाऊंगा। तो ये आशिकाना शेर जो हैं वो बुनियादी तौर पर, ये मजमून के शेर तो आपके अक्ल को तक पहुँचते हैं, वहाँ से आप अपने इमेजिनेशन के ज़रिए उसको कंसीव करते हैं कि ये एक सिचुएशन है, इसमें पहले क्या कहा गया है और अब ये फलां शायर क्या कह रहा है, तो उसका कंपैरिजन करके आप लुत्फ़ लेते हैं। और ये आशिकाना शेर जो होते हैं वो जज्बात अंगेज़ी पर होते हैं, मतलब वो ऐसे शेर हैं जिनसे आपके अंदर ख़ास किस्म के जज्बे जागते हैं और आप अपने किसी वाक़े से फिर से रिलेट करते हैं अपने आप को। तो एक रिक्रिएशन होता है किसी भी एक्सपीरियंस का, किसी भी तजुर्बे का रिक्रिएशन होता है। तो मीर के यहाँ चूँकि ऐसे अशार की कसरत है जो जज्बों को नए तौर पे रीऑर्डर करने और उनकी नई तरतीब में पेश करने से
ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी कहीं इस तरह के शेर नज़र आते हैं वो कहा जाता है कि ये मीर। हालांकि मैं आपसे कहूँ कि मीर शायर जैसे हैं, वो उनका किसी पर कोई असर नहीं ना हो सकता है। वाह। फिराक ने कहा उस ज़माने में पहली बार, मतलब इस तरह से कि ये मीर के तरह की शायरी लोगों ने कहा उनके बारे में, खुद उन्होंने भी ये फैलाया कि वो मीर की तरह की शायरी है। हालांकि मीर की शायरी में सिर्फ अगर आप करो हो और जाओ हो और सुनो हो तो उससे मीर की शायरी नहीं बनती है। क्या बात है, सही। इसलिए कि मीर तो ज़बान ही थी वही जो इस्तेमाल करते थे, वो कोई आर्टिफिशियल ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हाँ, ये एक अहम बात। आप जो हैं वो अच्छा कलीम आजिज़ हैं, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो, जाहिर सी बात है कि वो उनकी अपनी ज़बान नहीं, आम ज़िंदगी में वो करो हो नहीं बोलते हैं। लेकिन वो शायरी में एक तरह से वो उन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ लफ्ज़, ख़ास तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करके मीर जैसे हम बन सकते हैं। दूसरे नासिर काज़मी थे जिन्होंने 1940 की जो फसादात हुए और जो बड़े पैमाने पे लाखों लोग मारे गए और जो ख़ानदान टूटे, और तो वो एक डिस्पॉन्डेंसी, उदासी और तकलीफ़ का मौसम था वो। तो उसमें उन्होंने मीर की वही जज्बात अंगेज़ी और जो एक तरह की हुस्निया लय जैसे कि ट्रेजिक एक जो आवाज़ है, उसको उन्होंने कहा कि मीर इसके ज़माने की रात हमारे ज़माने की रात से आ मिली है, इस तरह के जुमले कहे। लेकिन वो मीर के यहाँ जो मामला है कि जैसे हम बड़ी शायरी की वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो सिर्फ जज्बों से बड़ी शायरी कभी नहीं बनती। जब तक जज्बा और अक्ल, आदमी का जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो दोनों यकजा नहीं होते हैं, तब तक बड़ी शायरी वजूद में नहीं आती है। सिर्फ जज्बाती पे आप रह जाएंगे, जज्बाती सतह पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जिगर मुरादाबादी बन सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। और सिर्फ अक्ल भी नहीं। तो इसलिए कि शायर और साइंसदान और फिलोसोफर तीनों एक ही तरह की प्रोसेसेस से गुज़रते हैं। तीनों ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को साइंस वाला वेरीफाई करता है एक्सटर्नल मेजरमेंट से, फिलॉसफी वाला जो है वो थेराइज करेगा, स्पेकुलेट करेगा, वो एक प्रिंसिपल बना देगा। शायर जो एक मुख्तलिफ़ चीज़ों के में जो यकसानियत की डोर वो निकाले, उसमें एक चीज़ का इजाफा करेगा, वह है जज्बे। जज्बे जो हैं वो लफ्ज़ को सींचते हैं खून से अपने। तो मीर ने ये काम किया, पहली बार हमें सिखाया कि ये जो लफ्ज़ है, डिक्शनरी जो है वो लफ्ज़ों का कब्रिस्तान होता है, मुर्दा हालत में उसमें लफ्ज़ रहते हैं। शायर उनको अपने खून में डुबो के उनको नई ज़िंदगी देता है, लाइव कर देता है उनको, वाह, लाइव वायर बना देता है। तभी हम ये देखते हैं कि वो 300 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम मीर साहब को पढ़ें तो उनमें बहुत से बेशुमार शेर ऐसे हैं जिनको हम ये समझते हैं कि साहब, हम कहते हैं कि जैसे आज की बात कही जा रही है जी। तो हर इस दर्जा बददिमागी हर लहजा मीर साहब, उलझाव है ज़मीं से झगड़ा है आसमां से। वाह। तो वो जो हैं हर चीज़ से उनका एक जैसे कहते हैं हरीफाना ताल्लुक़ भी। तो आज हम जितने कॉन्ट्रडिक्शन से गुज़रते हैं ज़िंदगी में, उन सारे कॉन्ट्रडिक्शन उनके यहाँ मौजूद हैं। लेकिन शायरी का काम ये होता है कि वो जितनी अफरा तफरी बाहर की दुनिया में है, उस सारी अफरा तफरी को एक नज़्म दे दे, एक ऑर्डर दे दे। वाह। ये बहुत बड़ा काम शायरी का है, जो और कोई ना फ़लसफ़ी कर सकता है ना साइंसदान कर सकता है। वाकई बड़ा एक फ़र्क है। अच्छा, कई शायर हमारे इस दौर के बैठे हुए हैं, आप सब भी हमारे सामीन जो हैं, कोई भी सवाल हो आपके जहन में मीर के ताल्लुक़ से तो प्लीज़, हाँ आइए प्लीज़, ये वहीं से कर सकते हैं सवाल।
सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जश्न अदब फिर से एक ऐसा कार्यक्रम लेके आए हैं। मेरा सवाल मीर साहब से रिलेटेड यही है कि कई किताबें, कई लोगों ने मीर साहब के अलग अलग रंगों को एक्सप्लोर नहीं किया पूरी तरीके से, जैसे कि हंसी मजाक, तंज़ो मिज़ाह और जो ज़िंदगी के जितने सारे रंग हैं वो सब रंग मीर साहब के कलाम में देखने को मिलते हैं। उन पे कम कम बात हुई जाती है। और जो किताबों में हम लोग शेर पढ़ते हैं, कई सारे शेर ऐसे हैं जिनको किताब छापने वाले लेते ही नहीं हैं, उन्हें फुआश कंसिडर कर देते हैं या मतलब नॉट अप टू द मार्क कंसिडर कर देते हैं। ऐसा क्यों है, मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ सर, ये वाकई बड़ा अहम सवाल है, ये लेबलिंग है। प्लीज़। देखिए, ये तो मसला ये है ना कि हर ज़माने में एक प्रिवेलेंट टेस्ट होता है। अब मीर साहब के ज़माना जो था 18वीं सदी का, वो बहुत खुला डला ज़माना था, ज़िंदगी में भी और शायरी में भी। मतलब वहाँ पर हर तरह की बात की जा सकती थी। लोग जो हैं वो मजहबी तौर पे इतने कट्टर नहीं थे। तसव्वुफ़ का बड़ा असर था उस वक़्त तक, वहदतुल वजूदी तसव्वुर का ख़ास तौर पे। जो ये कहते थे कि भाई ये जितनी भी सूरतें हैं ज़िंदगी की और ख़याल की, वो सब अंदर एक जगह पे, एक प्रिंसिपल पर यकजा हो जाती हैं। तो ये सारी जो इख्तलाफात बाहर के हैं, वो इख्तलाफात कुछ हैं नहीं। मंदिर, मस्जिद और खुदा और भगवान और ये सब जो इख्तलाफात हैं बाहर, मजहबी इख्तलाफात हैं, ज़िंदा रहने के तरीक़ों के इख्तलाफात हैं, इबादत के तरीक़ों के इख्तलाफात हैं, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। वो सब अंदर से यकसा हैं। एक ही रास्ते, कई रास्ते हैं जो एक ही तरफ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मौजूद थी। शायरी में भी अभी अरूज़ वगैरह की जकड़बंदी इतनी नहीं हुई थी, तो बहुत सी चीज़ें लोग बहुत खुले तरीके से बरतते थे लफ्ज़ों को, ये सब था। तो उस वक़्त ये बहुत से मज़ामीन, जैसे इन्होंने कहा कि मीर के यहाँ बहुत कॉमिक सिचुएशंस बहुत हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ही बेढप किस्म के शेर, ख़ासतौर पर रे और खे और डाल, इस तरह के लतीफ़ों में जो शेर मीर साहब ने कहे हैं, वो उस तरह के शेर हैं जैसे ज़फ़र इक़बाल ने उनसे 200-250 साल के बाद कहे, जो एंटी गज़ल के तौर पे मशहूर हुए, वो सारे सब मीर के यहाँ मौजूद हैं। लेकिन होता है कि स्टीरियोटाइपिंग हर जगह, हर ज़माने में होती है कि ये कहा जाने लगा कि मीर साहब की शायरी जो सिर्फ आ है, सौदा की शायरी वाह है। हाँ। तो इस तरह के जुमले जो हैं, इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया मीर साहब को। और ये भी कि मीर के यहाँ 72 नश्तर हैं। 72 नश्तर के मतलब करबला में 72 लोग शहीद हुए थे, तो उसके लिहाज से कि इतने ज़ख्म हैं, तो ये स्टीरियोटाइपिंग थी कि मीर साहब के यहाँ 72 शेर इंतखाब कर लें। हालांकि मिलते नहीं है कहीं वो 72 शेर, लेकिन ये एक रवायत कायम हो गई कि मीर जो हैं सिर्फ रोने धोने के शायर हैं। उनके यहाँ सिर्फ वो दिल थामे बैठे रहते हैं। बाग का दरवाज़ा उन्होंने खिड़की बंद कर रखी थी, बाग कभी देखा नहीं। और रास्ते में सफ़र कर रहे हैं तो वो बात नहीं करते हैं गाड़ी बांध से कि हमारी ज़बान। ये सब अफसाने हैं। अच्छा, अफसाने ज़्यादातर हैं। इसके बावजूद भी कि मीर साहब जो हैं उनके यहाँ बहुत खुद गिरफ्ता आदमी थे। खुद गिरफ्ता के मतलब अपने अंदर रहने वाले। तो कोई भी बड़ी शायरी जो करेगा वो बहुत ज़्यादा खिलंदड़ा तो नहीं हो सकता। हालांकि वहाँ की सिचुएशन ज़िंदगी की बहुत सी हैं जिनमें सब में मीर साहब नज़र आते हैं। मीर साहब जो हैं वो पसीने से भरी हुई चोली को देखते हैं, उस पर भी शेर कहते हैं। और मीर साहब सेक्स एक्ट पर भी शेर कहते हैं। मीर साहब जो हैं वो ये खुतरत की खूबसूरती पर भी शेर कहते हैं और दिल गिरफ्तगी पर भी शेर कहते हैं। इस दुनिया की रायगानी पर भी शेर कहते हैं। तो खुशी या गम या जितने भी तजुर्बे हैं, जितने भी मुमकिन हो सकते हैं इंसान की तजुर्बे में, वो सबको उन्होंने गिरफ्त में लाने की कोशिश की है। तो ये
चूँकि स्टीरियोटाइपिंग 18वीं सदी में हुई, 19वीं सदी में, अब 19वीं सदी पूरा, मतलब मैं जो अभी मैं रेख्ता में मैं बात कर रहा था कि मीर साहब 18वीं सदी में 1810 में इंतकाल हुआ मीर साहब का। उस वक़्त तक जब वो लखनऊ पहुँचे हैं तो मीर बहुत बड़े शायर थे, सब जानते हैं। आसिफउद्दौला ने बुलाया इसीलिए था उनको कि मीर बहुत बड़ा शायर है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, तो उनको बुलाया रखा वहाँ पर। लेकिन माहौल चूँकि बदल चुका था तो वो मीर जैसी शायरी नहीं हो रही थी। वहाँ पे जुर्रत की शायरी पे दाद मिल रही थी, वहाँ पे इंशा की शायरी पे दाद मिल रही थी, मुसफ़ी को पसंद किया जा रहा था। मीर साहब एक बहुत बड़े बुत की तरह महफिल में बैठ जाते थे, उन पे हार फूल चढ़ा देते थे लोग, उनका दस्तबोसी करते थे, उनकी सर पे कदम रखते थे, कदमों पे सर रखते थे, लेकिन दाद देते थे जुर्रत की शायरी पर और इंशा की शायरी पर। और इसलिए कि टेस्ट बदल चुका था। 18वीं सदी में 1900 मतलब पहला जश्न मीर का मनाया जाना चाहिए था 1823 में, जब क्योंकि वो खुदाए सुखन मुसल्लम सबूत तौर पे माने जा चुके थे, सबसे बड़े शायर, लेकिन नहीं माना, किसी ने नहीं मनाया, इसलिए कि उस वक़्त वो तरीका भी नहीं रहा होगा मनाने का किसी का जश्न। 1923 में 200 साल मौका था, तो 1923 में किसी ने नहीं मनाया, उस वक्त गालिब हो रहा था। मतलब 19वीं सदी में तो शुरू में गालिब रहे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में दाग दहलवी ने तो गालिब को भी उड़ा दिया। उस वक़्त तो गालिब को जानते भूल गए, तो सिर्फ दाग। लेकिन दाग ने जिस तरह से ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया, इंसानी जिस्म को सेलिब्रेट किया, इंसानी जज्बों को अनअबैशली मतलब किसी भी शर्म के साथ ये जिस्म की बात कर रहा है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा शेर वेर नहीं कहना है, हमको तो ज़िंदगी की हकीकत बयान करनी है, जज्बों की हकीकत बयान करनी है। तो वो ऐसा मतलब कई हज़ार शागिर्द उनके हो गए। तो गालिब को भी फिर गालिब दोबारा लौट के आ गए, हाल ही की यादगार गालिब में। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने जो मजमून लिखा, उसके बाद फिर तो मीर साहब फिर वहाँ से गायब हो गए। 1927 में कोई जश्न नहीं। अब 2023 में जश्न अदब हमने इतने साहब मतलब तरक्की पसंदी आ गई, फिर जदीदियत आ गई, फिर माबाद जदीदियत आ गई, तो सब खाक के पर्दे से इंसान निकलना है। तो ये एक चीज़ है कि 300 साल के बाद भी मतलब किसी शायर का स्टे करना, स्टैंड हिज ग्राउंड, कि इतनी गफलत बढ़ती जा रही है, इतनी बेतवज्जोही की जा रही है, लेकिन किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मीर साहब को नज़रअंदाज कर दे। तो ये जान है मीर की। तो आप मतलब आप में से कोई भी आदमी 1 महीना अगर मीर के साथ गुजार ले तो उससे निकल ही नहीं सकता बाहर, गाड़ी वाली सब खत्म हो जाएंगे। ये अजीब आप करके देख सकते हैं, मैंने किया है। मैंने 3 साल तक 4 साल तक मीर साहब के रहा, तो ऐसी गिरफ्त में आ गया तो मुझे छोड़ना पड़ा मीर को, कि जो बात कह रहा हूँ उसी के अंदाज में कह रहा हूँ। तो इसलिए कि वो इतना धीमे धीमे जादू करता है वो, फिर वो आपके हवास को और आपके जज्बों को और आपके दिमाग को गिरफ्त में ले लेता है। तो वही है कि अब हमें शुक्रगुजार होना चाहिए शमसुर रहमान फारूकी साहब का, जिन्होंने शेर अंगेज़ लिख के उन्होंने ये बात, हालांकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी बड़ी मनज़्ज़म कोशिश थी जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि मीर सिर्फ एक रंग के शायर नहीं है। मीर के यहाँ ज़िंदगी की अपनी तमाम तर तनव्वुर के साथ और अपनी तमाम तर रंगारंगी के साथ जाहिर होती है। सर आप पर हम आते हैं दोबारा और इसी मौजू को आप तक पहुंचाते हैं। जो लेबलिंग है आमतौर पे की जाती है कि हाँ ये इस तरह के शायर, ये जब हम उनको पढ़ते हैं जैसे आपने कहा, तो वहाँ हमें तो एक मुख्तलिफ दुनिया नज़र आती है। हम फ़ानी को भी पढ़ते थे, लेकिन जब फ़ानी को पढ़ा तो बड़े कई रंग नज़र आए ज़िंदगी के। तो मीर को भी लेबलिंग की गई। तो मेरे ख्याल से इसको अभी फ़रहत साहब ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ बात मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि जैसे शमसुर रहमान फारूकी साहब ने जो उनका किया है, और उनका काफ़ी हिस्सा उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, इंग्लिश में भी उनका वर्क है।
तो उसमें शमसुर रहमान फारूकी साहब ने ये बात तस्लीम की है कि जो अली सरदार जाफरी साहब ने जो उनका पूरा मजमुआ मीर का जो किया है इंतखाब, उसमें अली सरदार जाफरी साहब ने ये तकल्लुफ़ बरता है या उन्होंने ये कोशिश की है कि उसके अंदर वो अशार जो कि सामाजिक रूप से अनएक्सेप्टेबल एक्ट को दिखाते हैं, उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की है, उससे उन्होंने बचाने की कोशिश है। शमसुर रहमान फारूकी साहब का कहना है। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे पास जो मुस्तनद तौर पे जो किताबें आ रही हैं या उनके जो इंतखाबात आ रहे हैं वो आज के दौर में छपे हुए हैं, 300 साल पहले के छपे हुए नहीं हैं। तो जो जैसे आज के दौर पे मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सी बातों के रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ चीज़ें छप सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं छप सकती हैं। कुछ चीज़ें छपेंगी तो पर्टिकुलर एरिया में नहीं आपको मिलेंगी। आपको कॉमन दुकान के ऊपर दीवान चिरकीन नहीं मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिनको शौक़ हो, गोरखपुर में छपा है जी। तो एक दौर होता है, एक वक्त होता है जहाँ पे पॉलिटिकल जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटीज़ होती हैं समाज की, उनका भी एक असर आता है। और उस वक्त के जो क्रिटिक होते हैं या जो पब्लिशर्स होते हैं वो उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी सेल हो। ये भी एक पहलू है शायरी का, और एक कमर्शियल एक्टिविटी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा उनका, मीर साहब की शायरी का, आम फहम लोगों के नज़रों तक नहीं पहुंच पाया है। ये एक सही बात है। और मेरे ख़्याल से शायद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं मज़ाहिया शायरी उनकी कहीं अलग से किसी उसमें मिलती हो, किसी एक जगह पर। बहुत ऐसे शेर नहीं हैं, जैसे गालिब के यहाँ है कि धौल दप्पा सरापा नाज का शेर कर बैठे थे गालिब। तो आप पढ़ते पढ़ते अचानक आपको एक शेर कोई वो भी दिखाई पड़ जाएगा, इस तरह का भी दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन आसानी से मीर साहब की जो उनका जो मजमुआ है उसमें आसानी से आपको मेरे ख़्याल से मज़ाहिया शायरी, मेरे ख़्याल से ऐसा है। शायरी तो नहीं कहेंगे, उसमें यह है कि उन्होंने एक जो आम जो एक तरह होता है ना कि एक महज़ब तर्ज़ इज़हार है, जिसके बारे में कहेंगे साहब ये बहुत सॉफिस्टिकेटेड चीज़ है, लेकिन वहाँ पर मीर ने अपने तौर पे चीज़ों को थोड़ा सा मतलब नॉन स्मूथ बनाने की कोशिश की है। बहुत थोड़ा सा आज़ादी हासिल की है ज़बान में और रवैयों में। तो वो एक चीज़ हमें अच्छी लगती है। बीच में मतलब इतना संजीदा शेर हम पढ़ते चले आ रहे हैं, बीच में अगर ज़रा से खुला डला और नॉन कन्वेंशनल चीज़ नज़र आती है तो हमें अच्छा लगता है। और मीर भी शायद हाई सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा तक आप बहुत देर तक आप सस्टेन नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को खुला छोड़ने की भी ज़रूरत महसूस होती है। शायद मीर जो हैं उन्हीं लम्हों में उस तरह के शेर उन्होंने कहे हों। और जहाँ तक वो जिससे हम बात कर रहे थे कि ये जो शेर जैसे सर जाफरी साहब ने, लेकिन उनका तो ये मामला था ना, उनके यहाँ बहुत सी चीज़ें थी कि एक आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट था उनका कि मुफीद शायरी होनी चाहिए। शायरी जो है वो जो मॉरल जो डीजेनरेसी है या मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनको चैलेंज ना करती हो, उनको हार्म ना पहुंचाती हो, ये भी एक चीज़ थी। और जो मतलब जो सेक्सुअल मॉरलिटी है उसको भी हार्म ना पहुंचाती हो। मतलब ये कि जो हम जिन्स परस्ती के जो होमोसेक्सुअलिटी के शेर हैं मीर के यहाँ, मतलब वो उस ज़माने में फ़ारसी से चला आ रहा था। एक देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ज़िंदगी में होमोसेक्सुअलिटी का होना और शायरी में वर्चुअल रियलिटी होती है। शायरी जो है वर्चुअल रियलिटी है और ये सारी दुनिया भी वर्चुअल रियलिटी है। हम हकीकत को नहीं जानते, वो सिर्फ मजहबी लोग जानते होंगे, जो वाकई कुछ नहीं जानते वो भी, लेकिन वो नाम लेते हैं कैपिटल आर से रियलिटी। देयर इज़ नथिंग लाइक रियलिटी, फेक है सब। हर चीज़ जो है वो
वर्चुअलिटी, फिनोमेनन है, और वही फिनोमेनन जो है शायरी में आती है। तो मीर साहब ने, जैसे मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो इसमें एक खालिस रियायत लफ्ज़ी है कि अत्तार का लौंडा और दवा, अत्तार दवा बेचता है उसका, तो ये एक तरह का शेर का एक तरीका था कहने का। तो मीर के यहाँ बहुत से बजाजे का लड़का, तो उस पर कपड़े की बात करेंगे और कपड़े की नाप और ये सब करेंगे, तो वो सब रियायत लफ्ज़ी की बातें हैं। हालांकि वो शेर जहाँ भी अगर अच्छा शेर है तो वो चाहे होमोसेक्सुअलिटी से मुतालिक हो, चाहे हेट्रोसेक्सुअलिटी के बारे में हो, वो अच्छा शेर हम लेंगे। मैंने अभी जो इंतखाब किया है मीर का, वो अभी छप जाएगा रेख्ता से, तो उसमें भी यही है कि हमने बहुत से ऐसे जो बहुत ही खालिस सिर्फ रियायत लफ्ज़ी के अशार हैं उनको हटा दिया है, लेकिन हमको अच्छे भी नहीं लगते वो। तो मीर क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कर सकते हैं कि एक दो शेर दे दीजिए उस तरह के कि मीर के ऐसे भी शेर हैं, तो ये एक चीज़ है। बल्कि जबकि और बहुत सी चीज़ें लोगों ने, जब आखिर काज़मी ने इंतखाब किया शेर का, मैं जब इंतखाब कर रहा था शेरों का, तो अब्दुल हक से लेके 10-15 लोगों ने इंतखाब किया है। अब नासिर काज़मी ने क़यामत ये की कि मीर साहब को मुस्लिम लीडर बना दिया है, कि मीर साहब जो थे वो 1857 की जो लड़ाई थी उसमें जो मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और उनकी बदहाली पैदा हो गई, तो उसमें एक इस्लामी जो माशरा था उसमें नई रूह फूकने का काम किया मीर साहब की शायरी ने। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है मीर साहब के ऊपर, बेचारे उनको क्या मतलब ये सब चीज़ों से जी। तो वो शायरी को न समझ, हालांकि नासिर काज़मी बड़े अच्छे शायर थे और उनको बहुत सी चीज़ें उनके यहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो सोचता है कि पाकिस्तानी अपने आप को साबित करने के चक्कर में इन्होंने ये सब बातें की हों, तो मीर हमें बताते हैं कि ही डिमोलिशेस ऑल एब्सोल्यूट्स। ये जो सबसे बड़ा कारनामा है जो बाद में सारे लोगों ने किया, कि मीर जो हैं वो कहते हैं अब आखिरी उम्र तक है, छठे दीवान तक, जब 80 साल की उम्र थी, कि अहले इस्लाम को वार्निंग करते हैं कि अगर ज़्यादा परेशान किया तो अभी देखो मैं चला मंदिर के बुत खाने की तरफ रखा हुआ है ये। तो उनके यहाँ एक ये है कल्चरल प्लूरलिटी जो है जी, वो हमें एक इम्कान देती है कि तुम पंडित ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम उधर चले जाएंगे, बुद्धिज्म उधर चले जाएंगे, और बुद्धिज्म अगर करेगा तो इस्लाम में चले जाएंगे, इस्लाम परेशान करेगा तो हम बुत खाने की तरफ जाएंगे। तो ये जो एक बात थी कि उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या हो दिया सोमनाथ का। तो ये, या फिर कशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। तो आखिर में मैं एक बात बड़ी अजीब व गरीब आप, ये कि गज़ल की शायरी, उसकी कन्वेंशन और उसका मीर जैसा शायर जब उसको इस्तेमाल करता है इमेजिनेशन को अपने, कि जम गया खूं कफ़े कातिल पे तेरा मीर जे बस, उनने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते। वाह, अब क्या शेर है साहब, क्या कन्वेंशन है, महबूब कातिल कत्ल करता है। अब ये कन्वेंशन है कि महबूब ने कत्ल कर दिया आशिक को, अब वो उसके यहाँ गिल्ट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, तो वो हाथ में जो खून लगा हुआ है उसको धो रहा है माशूक, और वो खून धुल नहीं रहा है, तो हाथ को धोते धोते उसके आंसू आ रहे हैं, और वो आंसू इस काबिल नहीं है कि उसके हाथ के जमे हुए खून को, पूरा मैकबेथ है ये, पूरा मैकबेथ, गिल्ट ऑफ द लेडी मैकबेथ। और शेक्सपियर क्या कहता है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट रिमूव द स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑन योर हैंड्स। मीर ने जाहिर से बिल्कुल जाहिर है कि शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, मैकबेथ को नहीं पढ़ा,
तो उन्होंने सिर्फ अपनी ट्रेडिशन और अपनी कन्वेंशन की शायरी की, उसको इमेजिनेशन की हाइट पर जाके कंसीव किया कि ये गिल्ट इस तरह से जाहिर होता है। तो अब ये है करिश्मा शायरी का और इमेजिनेशन का। तो हम इस वक्त मीर साहब की याद में कुछ हमने, तो ये बहुत सी बातें हैं जो बहुत दूर तक जा सकती हैं, और फिर किसी महफिल में हम लोग बैठ के फिर। जी प्लीज़ 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 प्लीज़। कटी है रात तो हंगामा गुस्तरी में तेरी, शहर का वक्त है अल्लाह का नाम ले साखी। वाह 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 वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस शबीर हसनैन शास्त्री साहब, फ़रहत एहसास साहब। और मुझे अब लगता है कि अब जो वक्त गुजरेगा हमारा वो मीर के साथ गुजरेगा, और सिर्फ इसलिए कि हम एक ऐसी गुफ्तगू को सुनकर यहाँ से निकलेंगे जो बहुत अलग थी। मीर पर बहुत सारी बातें अब तक हम सुनते रहे, ये कुछ अलग थी, एक कदम आगे की थी। बहुत खुश हुए तुमसे प्यारे, इस खराबे में मेरी जान तुम आबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।